हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलें शुरू करते हैं डिस्कशन। हमारा ये डिस्कशन प्रमोशन एग्जाम्स के ऊपर किसके ऊपर होगा वो अभी मैं बता देता हूँ। प्रमोशन एग्जाम में आपको प्रेपरेशन दो तरह से करना होता है। एक आपके अपने इंटरनल सर्कुलर्स हैं और दूसरा पार्ट जो जनरल होता है सभी बैंकों में एक जैसा। जनरल वाले पार्ट में हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, इसी तरह से बैंकिंग लॉ है। स्पेसिफिकली अगर हम इम्पॉर्टेंट एरिया को देखना चाहें जनरल बैंकिंग पार्ट के अंदर जो आपके पेपर में मेजर पोर्शन रहता है, उसमें हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोन पॉलिसी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी, एनपीए से रिलेटेड और स्ट्रेस्ड एसेट से लेकर के लोन पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस का पॉलिसी, लेटेस्ट बैंकिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, लॉ रिलेटेड टू बैंक्स जिसमें बहुत सारे लॉ आ जाते हैं, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, सर्फेसी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। देन मिसलेनियस कस्टमर इश्यूज जैसे केवाईसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे ऑम्बड्समैन से रिलेटेड इश्यूज हैं, गार्निशी ऑर्डर है, अटैचमेंट ऑर्डर्स हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको लेकर के बराबर क्वेश्चंस हैं। देन रेशियो एनालिसिस है। तो ये सारे के सारे जनरल बैंकिंग के टॉपिक्स हैं जो हम अपनी क्लासेस में कवर करते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इन एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आप हमारे पेड वीडियो लेसन्स को, जो रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक हमारा पीडीएफ में होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टडी नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, आरबी की गाइडलाइंस की समरी, इसी प्रकार से गवर्नमेंट स्कीम्स की समरी, ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है हमारी वेबसाइट के ऊपर NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और इसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा YouTube के ऊपर आप हमारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करें और उनका बेनिफिट लें। तो चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हमारा प्रीवियस टॉपिक से इन कंटिन्यूएशन है, यानी प्रीवियस टॉपिक जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बजट 2024 से रिलेटेड। तो 25 क्वेश्चंस हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। नो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस अब हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। तो ये है 26 नंबर क्वेश्चन। एज पार्ट ऑफ PM एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पैकेज, गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू रीइंबर्स द एम्प्लॉयर्स up to how much amount per month for how many years towards their EPFO contribution for each additional employee. So PM एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव पैकेज है जिसमें 5 तरह की स्कीम्स हैं। इन 5 स्कीमों में इस पर्टिकुलर स्कीम में गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी। किस चीज़ को रीइंबर्स करेगी? एम्प्लॉयर को रीइंबर्स करेगी। एम्प्लॉयर जो EPFO कंट्रीब्यूशन करता है अपने एम्प्लॉय के लिए, वो कितना अमाउंट होगा रीइंबर्समेंट का और कितने पीरियड के लिए होगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। अगर आपने स्कीम को देखा है, पढ़ा है, तो देखिए इसमें क्या क्या आंसर बन सकते हैं। सो विच इज़ द आंसर हियर? देखिए क्या आंसर बनता है। सो व्हाट इज द आंसर हियर? कितने पीरियड के लिए ये रीइंबर्समेंट रहेगा? व्हाट इज द पीरियड फॉर दिस रीइंबर्समेंट? यस, एनी आंसर फॉर दिस? इसके लिए कोई आंसर? सो दिस रीइंबर्समेंट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयर को।
सो जितने भी वो एडिशनल एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन जो ईपीएफओ में जाएगा 3,000 रुपीज़ पर मंथ 3 ईयर्स के लिए वो ये रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. सो दिस मीन ऑप्शन सी इज द आंसर. 3,000 रुपये 3 साल के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. As part of PM Employment Linked Incentive Package, government has planned a comprehensive scheme for providing internship in 500 top companies. I'm repeating the question. As part of PM Employment Linked Incentive Package, government has planned a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. For this, an internship allowance of how much amount per month along with one-time assistance of how much will be provided. तो यहाँ पे इंटर्नशिप है जो यंग लोगों के लिए रहेगा 1 करोड़ यूथ के लिए फॉर इन 5 ईयर्स. इंटर्नशिप अलाउंस कितना होगा पर मंथ और वन टाइम असिस्टेंस कितना होगा. तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है. ये हमारे ऑप्शंस हैं 4,000, 5,000, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 3,000. तो इंटर्नशिप अलाउंस कितना होगा और वन टाइम असिस्टेंस कितना होगा. So in this particular case, the answer will be, so आंसर हमारा रहेगा C. 5,000 रुपये का इंटर्नशिप अलाउंस रहेगा और वन टाइम जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज 6,000 रुपीज़. India's eastern states are rich in endowments and have strong cultural traditions. Government will formulate which plan for all-round development of eastern region of the country covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. तो हमने बताना है उस प्लान का नाम जो बनाया जाएगा फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं दक्षिणायन, उदयायन, पूर्वोदय या विकासिनी. सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज नेम ऑफ दैट प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री. सो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए. सो यहां पे इस स्कीम का नाम है पूर्वोदय. ईस्टर्न तो ईस्टर्न से रिलेट किया गया है पूर्व. सो पूर्वोदय स्कीम का नाम है. एज पार्ट ऑफ पीएम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पैकेज गवर्नमेंट हैज प्लान्ड. तो ये हमारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं. नो, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है, सॉरी. As part of PM Employment Linked Incentive Package, government has planned comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. For this purpose, companies will be expected to bear the training cost and how much of the internship cost of their which type of funds. तो इस स्कीम में जहाँ पे 5,000 इंटर्नशिप अलाउंस है, 6,000 वन टाइम असिस्टेंस है, तो इसमें कंपनियों को भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ट्रेनिंग कॉस्ट को वो बियर करेंगी. इसके अलावा इंटर्नशिप का कुछ पार्ट भी वो बियर करेंगी और उसके लिए वो कहाँ से फंड्स जुटाएंगी. तो उनके कौन से फंड्स हैं जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे कंपनीज के. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो 15% वो कंट्रीब्यूट करेंगे R&D फंड्स में से, 10% कंट्रीब्यूट करेंगे मार्केटिंग फंड से, 10% वो करेंगे कंट्रीब्यूट CSR फंड से, या 5% वो कंट्रीब्यूट करेंगे ऑपरेशनल फंड से. तो क्वेश्चन नंबर 29. सो व्हाट इज द आंसर, कितना कंट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम कंपनीज और वो किस फंड को इस पर्पस के लिए यूज कर सकती हैं.
सो आंसर हियर इज वो 10% कंट्रीब्यूट करेंगी। और ये पैसा कहाँ से कंट्रीब्यूट करेंगी? सो दिस इज 10%, और वो पैसा अपना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से यूज करेंगी। सो दिस मीन ऑप्शन सी हमारा वो करेक्ट आंसर है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 30। As part of budget 2024 proposals for salaried employee, government has proposed to enhance the standard deduction from what amount to what amount? So जो standard deduction in case of salaried employed, I'm sure इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी आसानी से दे पाएंगे, because this is something which is of interest to us. So इसको बढ़ा दिया है, 60,000 से 85 कर दिया है, 55,000 से 80,000 कर दिया है, 50,000 से 70,000 कर दिया है, 50,000 से 75,000 कर दिया है। यस, व्हाट इज द आंसर? ये आंसर तो आई एम वेरी श्योर आप सभी करेक्ट प्रोवाइड करेंगे। यस, दिस अमाउंट इज फ्रॉम 50,000 टू ₹75,000. So option D is the right answer. Next question. As part of budget 2024 proposals, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from. So जैसे standard deduction salaried employees के लिए है, उसी प्रकार का deduction family pension के से भी है. So family pension for pensioner is supposed to be enhanced from. तो वो enhancement कितना हुआ है? 20,000 से 30,000, 15,000 से 25,000, 10,000 से 20,000 या 18,000 से 28,000. तो इट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड डिडक्शन. सो यहाँ पे इट इज फ्रॉम द पेंशन, फैमिली पेंशन से वो डिडक्शन परमिट किया जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी एम्प्लॉय के केस में रहता है. सो व्हाट इज द अमाउंट? सो यहाँ पे जो अमाउंट है एग्जिस्टिंग है 15,000 और इसे एनहेंस कर दिया गया है 25,000. सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस पर्पस. अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर. एज पार्ट ऑफ बजट 2024 प्रपोजल्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस इज प्रपोज टू बी एनहेंस्ड फ्रॉम. सो जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज कवरिंग द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, उसके लिए जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है ऑप्शंस के ऊपर, उसको एनहेंस करने का प्रपोजल है. और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो फ्रॉम 0.05 टू 0.08 ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, 0.065 टू 0.09 ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, 0.0625 टू 0.01 ऑफ ऑप्शन प्रीमियम या 0.07% टू 0.11% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम. तो इसमें हमने ऑप्शंस के ऊपर बनाना है आंसर. फ्यूचर्स के ऊपर अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस के ऊपर है. सो वो एनहेंसमेंट कितने परसेंट से कितने परसेंट प्रपोज्ड है? क्वेश्चन नंबर 32. तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए? सो एग्जिस्टिंग जो है वो है 0.0625 और इसे एनहेंस किया जा रहा है टू 0.1% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम. तो ऑप्शन सी इज द आंसर हियर. लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी प्रकार से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है, जो फ्यूचर्स का सेल है सिक्योरिटीज के ऊपर, उसमें भी एनहेंसमेंट प्रपोज्ड है. वो एनहेंसमेंट कितने अमाउंट से कितने परसेंट है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं. 0.015% टू 0.025% और 0.01% टू 0.03% और 0.013% टू 0.018 और 0.0125% टू 0.02%. तो कौन सा इसमें ऑप्शन आंसर हमारा बनता है?
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की। सो फ्यूचर्स हों, ऑप्शंस हों, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सो जो लोग आपस में आप में से डील करते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग में, उनको इनके बारे में जानकारी ज़रूर रही होगी। तो ये कितना टैक्स है? सो प्रेजेंटली ये है 0.0125% और इसको एनहेंस किया जा रहा है 0.02%। तो ऑप्शन डी इज द आंसर हियर। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 34. If bank files TDS or TCS return with some error, what is the time limit to file correction statement under section 200 or 206C of Income Tax Act according to Budget 2024 proposals? So sometime it may happen कि TDS का जो रिटर्न फाइल किया गया या TCS का जो रिटर्न फाइल किया गया, सो TDS का रिटर्न फाइल होता है सेक्शन 200 और TCS का रिटर्न फाइल होता है सेक्शन 206C के मुताबिक। अगर एरर के साथ इसको फाइल किया गया है तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना अवेलेबल है टू फाइल द करेक्शन स्टेटमेंट? ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं। 5 years from end of the financial year in which statement is delivered means filed, 4 years, 7 years और 6 years। तो ये टाइम लिमिट कितनी प्रपोज्ड है फॉर फाइलिंग द करेक्शन स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 34। तो व्हाट इज द आंसर? ऐसा हो सकता है कि बैंक में हमने TDS का रिटर्न फाइल किया या TCS का रिटर्न फाइल किया, उसमें कुछ एरर है, सब्सिक्वेंटली वो एरर हमारे नोटिस में आई, सो वी आर सपोज टू रिमूव दैट एरर। तो वो कितने पीरियड में हम फाइल कर सकते हैं? व्हाट इज द टाइम लिमिट? क्वेश्चन नंबर 34। सो ये टाइम लिमिट रहेगा 6 years का। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। 6 years कब से? फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 35. As part of budget 2024 proposals, what is rate of interest on late payment of TCS under section 206 of Income Tax Act? Income Tax Act की section 206C TCS से रिलेट करती है। तो ऊपर भी हमने देखा TCS के साथ वो रिलेट करती है। अगर TCS हमने कलेक्शन किया लेकिन उसका पेमेंट करने में देरी हुई, तो उस केस में हमें कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बताना है। सो इट इज 1% एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ, 1.5% एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ, 2% और एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ, या 0.75% एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो TCS में हमने कलेक्शन किया लेकिन डिपॉजिट करवाने में देरी की, तो उसके लिए इंटरेस्ट हमें पर मंथ रेट से पे करना पड़ता है। सो व्हाट इज दैट रेट? फ्रेंड, जो एग्जिस्टिंग रेट था सो दैट इज 1%, लेकिन TDS के लिए ये रेट था 1.5% का। अब इनको सिंक्रोनाइज किया गया है, सो TDS के लिए और TCS के लिए अब एक जैसा रेट होगा। तो ये रेट रहेगा TDS वाला, दैट इज 1.5% every month or part thereof. Let us now go to question number 36. Bank make payment of commission or brokerage to the brokers. So बैंक जब brokers की सर्विसेज को यूज़ करता है, पर्टिकुलरली जो हमारा ट्रेजरी डिवीजन होता है हेड ऑफिस के ऊपर, वो ब्रोकरेज की सर्विसेज यूज़ करता है इन सिक्योरिटी ट्रेडिंग। उनको वो कमीशन पे करता है, ब्रोकरेज पे करता है। उसके ऊपर जो TDS का रेट है उसमें कुछ चेंज की गई है। सो वो TDS का नया रेट क्या रहेगा? सो ये रहेगा 1.5%, ये रहेगा 2.5%, ये रहेगा 3%, या ये रहेगा 2%। सो व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू रेट? सो जो एग्जिस्टिंग है वो 5% का है TDS रेट,
अब इसको रिड्यूस करके इनमें से कितना किया जाएगा, सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो रिड्यूस करके इसको किया जाएगा 2%। तो पहले हम 5% के रेट से डिडक्शन करते थे, अब ये रह गया है 2%। 5% वाले जितने भी TDS थे डिडक्शंस, वो ज़्यादातर अब 2% की कैटेगरी में ले आए हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार का और क्वेश्चन हो जिसमें पहले 5% था, अब उनमें से ज़्यादातर कैटेगरीज को 2% की कैटेगरी में ले चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाईएस्ट शेयर ऑफ रिसीट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर बजट 2024 कम्स फ्रॉम एंड हाउ मच। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसीट्स आ रही हैं बजट 2024 के अंदर, उनमें जो हाईएस्ट शेयर है रिसीट्स का, वो कहाँ से आ रहा है और वो कितना है। सो वो आ रहा है टैक्स रेवेन्यू से 25% है, वो आ रहा है बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी से वो 27% है, वो आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू से वो 20% है, वो आ रहा है ग्रांट्स एंड डोनेशन से वो 30% है। तो कहाँ से आ रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से हाईएस्ट किससे आ रहा है? सो जो रिसीट्स हैं फ्रेंड्स, जो ग्रांट्स एंड डोनेशंस हैं, ये रिसीट्स रेवेन्यू नेचर की नहीं है, ये तो ग्रांट्स एंड डोनेशंस गवर्नमेंट पे करती है, रिसीट्स नहीं है। तो इनमें हाईएस्ट रिसीट यहाँ पे है। सो बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी से टोटल रिसीट का 27% आ रहा है। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द प्रपोज्ड एलोकेशन टू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा फॉर 2024-25? मनरेगा एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जहां रूरल एरिया में कुछ डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया जाता है। इट इज़ क्वाइट ओल्ड स्कीम एंड वेरी पॉपुलर वन। इसमें जो इस साल के लिए एलोकेशन है, अमाउंट एलोकेट किया है, वो कितना किया गया है? 75,000 करोड़, 90,000 करोड़, 82,000 करोड़ और 86,000 करोड़। सो एलोकेशन फॉर मनरेगा, तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ एलोकेशन फॉर मनरेगा? एनी आइडिया अबाउट दिस स्कीम? फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार के क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ऑलवेज बनी रहती है। बड़ी एफर्ट के बाद हमने इन सभी क्वेश्चंस को पिकअप किया और डेवलप किया। तो इनका बेनिफिट लीजिए और हमारी फ्री क्लासेस का बेनिफिट लीजिए। आई एम श्योर आप इस क्लास को, आपको लगता है होगा कि ये क्लास आपको बहुत यूजफुल प्रूव हो रही है। अगर ऐसा है तो लाइक करने में संकोच ना करें। तो लाइक जब आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है दैट वी आर डूइंग समथिंग, तो जो आपके लिए यूजफुल है। फ्रेंड, ये जो एलोकेशन है इसका अमाउंट है 86,000 करोड़ रुपीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। According to budget 2024, model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to what amount with a guarantee from government promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. तो एक स्कीम है गवर्नमेंट की, मॉडल स्किल लोन स्कीम। इस स्कीम में जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है लोन का, उसे रिवाइज किया जा रहा है अपवर्ड। रिवाइज करने के बाद ये लोन अमाउंट कितना हो जाएगा? सो दिस इज द क्वेश्चन। और ये उसके ऑप्शंस हैं, ₹6.5 लाख, ₹8 लाख, ₹7 लाख या ₹7.5 लाख। मॉडल स्किल लोन स्कीम जिसमें गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। So this amount is 7.5 lakh. So this is being raised to 7.5 lakh. तो ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। What type of new किसान क्रेडिट कार्ड are proposed to be issued as part of budget 2024 proposal? तो 2024 के इस बजट के अंदर एक नई तरह का किसान कार्ड
उसको लॉन्च करने का प्रपोजल है। तो ये किस प्रकार का किसान क्रेडिट कार्ड है? भारत केसीसी है ये समर्थ केसीसी है, ये विकास केसीसी है, या ये जन समर्थ बेस्ड केसीसी है? तो कौन सा केसीसी है जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है? भारत केसीसी, समर्थ केसीसी, विकास केसीसी, जन समर्थ बेस्ड केसीसी। सो कौन सा ये किसान क्रेडिट कार्ड है? So this is going to be introduced in the form of Jan Samarth based KCC. So option D is the answer here. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एज पार्ट ऑफ बजट 2024 प्रपोजल फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सर्टन इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन अपील्स विच स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड। सो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस हैं, एक स्कीम फॉर्मुलेट हुई है। वो स्कीम कौन सी है, वो आंसर हमने प्रोवाइड करना है। सबका विश्वास स्कीम 2024, धन वर्षा स्कीम 2024, टैक्स समाधान स्कीम 2024, या विवाद से विश्वास स्कीम 2024। तो इस स्कीम का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द आंसर? Question number 24, what is the answer? So इस स्कीम का नाम है विवाद से विश्वास स्कीम। सो डिस्प्यूट मीन्स विवाद, तो उसका रेजोल्यूशन करना मीन्स नो वी वांट टू रियली सॉल्व दिस, सो विश्वास तक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, विवाद से विश्वास स्कीम। टू bolster the Indian startup ecosystem, boost entrepreneurial spirit, and support innovation, which tax for all classes of investor has been abolished। एक टैक्स है जिसको अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया है सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको हम बोल्स्टर कर सकें, प्रमोट कर सकें, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को हम बूस्ट कर सकें और इनोवेशन को सपोर्ट कर सकें। तो वो टैक्स कौन सा है? सो दैट इज वेल्थ टैक्स, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, दैट इज एंजल टैक्स, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। सो कौन सा टैक्स जो है उसे अबॉलिश करने का प्रपोजल है? क्वेश्चन नंबर 42। So what is answer for this question? So this is known as angel tax. So angel tax primarily उन इन्वेस्टर से रिलेटेड था जो इन्वेस्टर्स नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते थे, जैसे स्टार्टअप्स हैं, जैसे नए एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट्स हैं, या जिसमें इनोवेशंस इन्वॉल्व हैं, तो वो कैपिटल प्रोवाइड करते थे। तो उससे जो रिलेटेड टैक्स था दैट इज कॉल्ड एंजल टैक्स। नाउ दिस टैक्स इज बीइंग रिमूव्ड, और ये उसके पीछे रीजंस हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम अलग तरह से भी पूछ सकते थे कि एंजल टैक्स इनमें से किस पर्पस के लिए हटाया जा रहा है? तो ये हमारे 3 पर्पस हो गए, टू bolster इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट एंड टू सपोर्ट इनोवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। As part of budget 2024 proposals to improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10% to what percent of employees salary? So NPS के अंदर जो employer contribution करते हैं वो existing 10% है salary of the employee का। Now this is proposed to be enhanced to what? So it is a 12% or 14% or 15% और 13%। तो इसको एनहेंस किया जा रहा है। सो कितना एनहेंसमेंट किया जा रहा है? 12%, 13, 14 या 15%? क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट विल बी द आंसर? So this enhancement is proposed to 14%.
सो एग्जिस्टिंग 10 है और उसको इंक्रीज करके किया जा रहा है 14%. Contribution from the employer. In partnership with the states, central government will facilitate implementation of what in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. So, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इम्प्लीमेंट करेगी एक स्कीम को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें फार्मर्स को कवर किया जाएगा, उनकी लैंड्स को कवर किया जाएगा और 3 साल का ये प्लान रहेगा. तो ये स्कीम कौन सा है? स्मार्ट फार्मिंग इनिशिएटिव, डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क, प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रोग्राम या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो कौन सा वो प्रोग्राम है, कौन सा वो नेटवर्क है, कौन सा वो प्रोग्राम या इनिशिएटिव है? तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इन पार्टनरशिप करेंगी और 3 साल में इनको कंप्लीट करना होगा. So this scheme is known as, this platform is known as digital public infrastructure. So option D is the answer here. Question 45. To enable MSMEs and traditional artisans to sell their product in international markets, which hub will be set up in public-private partnership mode under a seamless regulatory and logistic framework will facilitate trade and export related services under one roof. तो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं एक जगह से ही मिल जाएं, इसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क, कौन सी हब क्रिएट की जा रही है जो सरकार और प्राइवेट पार्टनरशिप में की जाएगी. तो जिसका बेनिफिट एमएसएमईज को होगा, ट्रेडिशनल आर्टिसंस को होगा. तो हमने बताना है उस हब का नाम. तो ये हमारे ऑप्शंस हैं: ग्लोबल ट्रेड हब्स, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स, इंटरनेशनल ट्रेड जोन्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब. तो हमने बताना उस हब का नाम. तो नाम क्या रहेगा उस हब का? क्वेश्चन नंबर 45. So what is answer for question number 25? So this is called e-commerce export hub. Option D is the answer here. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करवाना है फ्रेंड्स, प्रमोशन एग्जाम के लिए अगर आपको बेस्ट कंटेंट्स चाहिए जनरल बैंकिंग के लिए, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, आरबीआई गाइडलाइंस की समरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट स्कीम्स की समरी मिल जाएगी, और ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं केवल हमारी वेबसाइट के थ्रू. तो ये हमारी वेबसाइट है, इसके कोर्सेज पेज में जाइए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. देन यूट्यूब के ऊपर हमारी फ्री क्लासेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां हम प्रमोशन एग्जाम की काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं. अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं. आई एम श्योर आज का ये लेसन आपको यूज़फुल लगा होगा, तो क्विकली अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिए, इसके लिंक को शेयर कर दीजिए अपने किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप में, ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके. चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. आने वाले दिनों में हम बहुत क्लासेस इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं. वो क्लासेस अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर पुश कर देना. तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. टू रिड्यूस द क्लोजर टाइम फॉर CPACE विल बी मेड अवेलेबल फॉर क्लोजर ऑफ LLPs. सो क्लोजर टाइम, अगर LLP को क्लोज करना है तो उसके क्लोजर टाइम को रिड्यूस करने के लिए एट CPACE को अवेलेबल करवाया जाएगा. इसके लिए हमने बताना है CPACE का फुल फॉर्म क्या है. सो CPACE एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज के लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है
कि उनके क्लोजर टाइम को रिड्यूस करने की वहाँ फैसिलिटी है। अब ये एक्सटेंड की जा रही है एलएलपीज के ऊपर भी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए भी। हमने बताना है CPACE का फुल फॉर्म। सो कॉर्पोरेट प्रोसेसिंग एंड क्लोजर एनवायरनमेंट, कंपनी प्रोसेसिंग एंड एग्जिट सेंटर्स, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड क्लोजर एंटिटी। तो इनमें से CPACE का फुल फॉर्म हमने बताना है। सो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CPACE? सो फुल फॉर्म ऑफ CPACE फॉर दिस पर्पस, तो इस पर्पस के लिए हम उसको कहते हैं सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड मीन्स तेज कर देना। कॉर्पोरेट एग्जिट, कंपनी ने अगर काम बंद करना है तो अब ये फैसिलिटी LLP को भी एक्सटेंड की जाएगी फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 47, which plans for 14 large cities with a population of 30 lakh will be formulated by government along with an implementation and financing strategy? So 14 लार्ज सिटीज के लिए जिनका पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर है, गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी, उसको इंप्लीमेंट करेगी, फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी भी उसी में डेवलप होगी। तो इस स्कीम का नाम क्या है? स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, ग्रीन अर्बन प्लानिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 47, तो वो स्कीम कौन सी है जिसको गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर रही है? किन सिटीज के लिए? 30 लाख वाले पॉपुलेशन जो ऊपर है उससे, अबव 30 लाख पॉपुलेशन। तो यही क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से भी बनता है। एक बन गया स्कीम कौन सी है, ये अलग क्वेश्चन है। कितने सिटीज हैं, वो अलग क्वेश्चन बन गया। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कितना है, वो अलग क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे इस स्कीम का नाम है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। सो जो डेवलपमेंट की जाए, जो ट्रांजिट में लोगों का टाइम वेस्ट होता है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। हम जॉब के लिए अपने घर से ऑफिस तक पहुंचते हैं, तो ये ट्रांजिट के इश्यूज हैं। सो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए ये 14 लार्ज सिटीज होंगे जिनका पॉपुलेशन अबव 30 लाख होगा। To install rooftop solar plants to enable 1 crore households to obtain free electricity up to 300 units every month, which scheme is launched? तो 1 करोड़ हाउस को फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ देने के लिए रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल करने के इस स्कीम का नाम क्या है जो लॉन्च की जा रही है? सो PM सोलर एनर्जी फॉर ऑल, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर होम इनिशिएटिव, PM फ्री सोलर एनर्जी स्कीम। तो हमने बताना है उसका नाम क्या है स्कीम का। क्वेश्चन नंबर 48, सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48? So this scheme is named as PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सो रूफटॉप सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट्स, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ऑप्शन बी इज द आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर क्लाइमेट फाइनेंस for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation, government plans to develop. This will support achievement of countries' climate commitments and green transition. So climate financing के लिए ताकि कैपिटल एनहेंस, कैपिटल का जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज किया जा सके, कैपिटल क्लाइमेट अडेप्शन के लिए और जो उससे हो रहे नुकसान है उसकी मिटिगेशन के लिए। तो कौन सी वो प्लान है जो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है और ये किसको सपोर्ट करेगी? कंट्री को सपोर्ट करेगी ताकि क्लाइमेट की जो हमारी कमिटमेंट है इंटरनेशनल या ग्रीन ट्रांजिशन की, उन कमिटमेंट्स को हम पूरा कर सकें। तो ये स्कीम का नाम क्या है? ग्रीन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटेजी,
टैक्सोनॉमी या एनवायरनमेंट कैपिटल फंड। तो हमने बताना है उस स्कीम का नाम क्या रहेगा, वो टर्म कौन सी है। सो दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी वर्ड जो यूज किया है बजट के अंदर वो किसको रिलेट करता है? सो क्लाइमेट फाइनेंसिंग को। तो जिसमें कैपिटल की जो अवेलेबिलिटी है वो क्लाइमेट अडेप्शन के लिए और मिटिगेशन के लिए, ताकि गवर्नमेंट जो टारगेट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उन कमिटमेंट्स को गवर्नमेंट मीट करने में गवर्नमेंट हेल्प करे अपनी। लास्ट क्वेश्चन, विच प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस फॉर माइनर इज प्रपोज्ड टू बी स्टार्टेड? On attaining age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. तो पेरेंट और गार्डियन माइनर के नाम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। जब माइनर मेजर हो जाएगा तो इसका जितना भी पैसा है वो नॉर्मल NPS अकाउंट, नेशनल पेमेंट स्कीम, उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमने बताना है वो स्कीम कौन सी है जो माइनर्स के लिए है। NPS जूनियर है, NPS बालिका है, NPS किड्स है या NPS वत्सल्य है। तो व्हाट इज नेम ऑफ दैट स्कीम, जो किसके लिए है? माइनर्स के लिए। स्कीम में पैसा कौन डालेंगे? पेरेंट्स एंड गार्डियन। और मेजर होने के बाद वो स्कीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉर्मल NPS में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमने बताना है उस स्कीम का नाम, व्हाट इज नेम ऑफ दैट स्कीम। फ्रेंड्स, उस स्कीम का नाम रहेगा NPS वत्सल्य। तो दिस इज नेम ऑफ दैट स्कीम जो इस पर्पज के लिए गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया जो बजट से रिलेटेड हैं, ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। अगर बजट को टच करता है किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर, तो इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहेगी। तो इनको फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी, ज़्यादातर बैंकों में फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर आता है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ पे हमें अपना मैसेज मेल कर सकते हो। हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। तो चलें अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।